यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर्स। सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और सभी विद्यार्थी जो केवीएस पीआरटी 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सीडीपी का बहुत ही शानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक बहुत ही शानदार सी क्लास फिर लेकर हाजिर हुआ हूं मित्रों। तो बिल्कुल शाम के 8 बज चुके हैं और हमारी क्लास का टाइम अब शुरू हो रहा है। तो सभी लोग एक बार जुड़ जाइएगा, फटाफट एक बार सेशन में आ जाइएगा, जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों को अपने सभी ग्रुप्स में। और बिल्कुल शुरुआत करते हैं आज के शानदार ज़बरदस्त सेशन की। बिल्कुल प्यारे मित्रों, ये जो प्रैक्टिस सेशन आपका चल रहा है रोजाना हमारी शाम के 8 बजे की क्लास का, माय डियर, ये प्रैक्टिस सेशन आपको सीडीपी वाले कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगा जब आप केवीएस पीजीटी टीजीटी पीआरटी के एग्जाम्स में अपीयर होंगे। और साथ साथ नॉट ओनली केवीएस टीचर ग्रेड एग्जाम्स में बट आल्सो सभी टाइप्स की जहां पर भी साइकोलॉजी और सीडीपी का इनकलकेशन होता है वहां उन सभी एग्जाम्स में, टीचर ग्रेड के सभी स्टेट के एग्जाम्स में ये बहुत यूजफुल क्लास होने वाली है। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फटाफट जल्दी से, ढंग से, ईमानदारी से सेशन को शेयर कर दें। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं आज की क्लास का। बिल्कुल, ये 7th क्लास है हमारी सीडीपी की केवीएस पीआरटी के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा, ये रहा। बताइए राइट आंसर क्या होगा माय डियर, व्हाट्स द राइट एंड परफेक्ट आंसर। कितने माह का शिशु भाषाई विकास, सुनी जाने वाली भाषा के नियमों पर केंद्रित हो जाता है। यानी जैसा सुनता है वैसा ही, मतलब उसी के आधार पर उसमें डेवलपमेंट हो जाता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका 24 माह, 30 माह, 20 माह या 18 माह। एट वॉट एज डज ए बेबीज लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट फोकस ऑन द लॉज ऑफ द लैंग्वेज टू बी हियर्ड। कितने महीने के बच्चे में। तो माय डियर इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 महीने का बच्चा, लगभग 2.5 साल का बच्चा, है ना। लगभग 2.5 साल का बच्चा जो होता है वो 2.5 साल का बच्चा यहां पर भाषाई विकास, सुनी जाने वाली भाषा के नियमों पर सेंट्रलाइज हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। ऐसा भाषाई विकास 30 माह की आयु में होता है। कब होता है? 30 माह की आयु में होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट और परफेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर? बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी का? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यक्ति द्वारा किसी गंध को सूंघना संबंधित है। द स्मेल ऑफ ए सेंट बाय ए पर्सन इज रिलेटेड टू। किससे संबंधित है? संवेदना से, प्रत्यक्षीकरण से, अविच्छिन्नता से या सूंघने से। बताइए सेंसेशन, परसेप्शन, कॉन्टिन्यूटी या स्निफ। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट दीजिएगा। आपको पता है व्यक्ति द्वारा किसी गंध को सूंघना संबंधित है। किससे है संबंधित? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है माय डियर। किससे संबंधित है? यहां पर सूंघना जब कभी भी हमें कोई स्मेल आती है तो उस स्मेल को हम लोग क्या करते हैं, यहां पर वो स्मेल हमको सुनाई देती है। क्या करती है? वो स्मेल हमको सुनाई देती, जब हम उसको सूंघते हैं उस स्मेल को, तो वो हमारी नाक रूपी इंद्री से, हमारी नोज की सहायता से वो यहां पर हम उसे फील करते हैं, महसूस करते हैं, आभास करते हैं। तो माय डियर ये आभास करना, महसूस करना, फील करना, इसका संबंध किससे है? संवेदना से होता है। संवेदना से होता है। तो यहां पर आपकी संवेदी इंद्रिय जो नाक है, नोज है, इस नाक की सहायता से आप उस स्मेल को लेते हो। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, सूंघना एक प्रकार की संवेदना है और संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है। ये ज्ञान की जानकारी की, ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है संवेदना। प्रथम सीढ़ी कौन है? संवेदना है। मैंने आपको पहले भी बताया था। और दूसरी सीढ़ी कौन है? ये दूसरी सीढ़ी है, ये ज्ञान की दूसरी सीढ़ी है प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन। बिल्कुल, ये ज्ञान की दूसरी सीढ़ी है परसेप्शन। याद रखना, संवेदना पहली सीढ़ी है जहां पर आप कांटा चुभते ही हमारे माइंड को पता लगता है, और अब माइंड को भी नहीं लगता, अगर चोट लगी है तो आंसू अपने आप निकल आते हैं, चीखना और चिल्लाना अपने आप होता है, वो सेंसेशन होता है। क्या होता है? सेंसेशन। वो हमारी संवेदना के कारण होता है। लेकिन अगर मान लो
कई बार क्या होता है कि हम उस आवाज को पहचान ले, जैसे कोई पक्षी की आवाज या किसी जानवर की आवाज सुनाई दी एक छोटे से बच्चे को और उसने उस तरफ अपना सिर घुमाया, ठीक है ना, तो उसको वो वहां पर आवाज सुनने पर उसके कानों में वो आवाज आई और सुनने पर उसने एक्टिविटी रिस्पॉन्ड किया, तो वो क्या है, संवेदना है, सेंसेशन है। श्रवण इंद्रिय द्वारा यानी श्रवण सेंस के द्वारा, ठीक है ना, लिसनिंग सेंस के द्वारा उसने उस आवाज को सुना और उस तरफ उसको रिस्पॉन्ड भी किया, ठीक है। लेकिन बाद में आवाज को पहचानना कि वो किसकी है, उसको क्लासिफाई करना, उसको एनालिसिस करना क्या है, वो वास्तव में परसेप्शन है, प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी केवीएस के विद्यार्थी इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो बेटा, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का संबंध है, बताइए। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू, यू नो वेरी वेल, ये गेस्टाल्ट वर्ड जो है ये जर्मन का वर्ड है। किसका वर्ड है, ये जर्मन भाषा का वर्ड है, जर्मन का वर्ड है। ये कब यूज किया गया पहली बार, 1912 में। इसका मीनिंग क्या होता है, होल, क्या होता है, होल, पूर्णता, ठीक है ना, समग्र, समग्र या पूर्ण, ये इस गेस्टाल्ट का मीनिंग होता है। क्लियर है। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का संबंध किससे है, बताइए। निकटता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, निरंतरता का पूर्ति सिद्धांत या उपरोक्त सभी से। यस माय डियर, बताइए। शानदार आंसर है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान गेस्टाल्टवादियों ने 1920 में इस संप्रदाय का, इस गेस्टाल्टिज्म का यहां पर उदय हुआ था, ठीक है ना, इसका ओरिजिन हुआ था गेस्टाल्ट संप्रदाय का। और गेस्टाल्ट संप्रदाय में कोहलर, कॉफका और मैक्स वर्दीमर थे। कोहलर, कॉफका और वर्दीमर, ये तीन लोग थे माय डियर, और तीनों ही ये सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस भी खूब केवीएस के एग्जाम्स में, DSSB के एग्जाम्स में या अदर स्टेट के साइकोलॉजी के क्वेश्चंस में, CDP वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं, है ना, क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो ये तीनों की सिद्धांत जो हैं यहां पर, ये तीनों की तीनों थ्योरी जो हैं ये यहां पर किसकी है माय डियर, ये गेस्टाल्ट थ्योरी की थ्योरीज हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी बिल्कुल ऑल द अबव। ये सारे के सारे जो सिद्धांत है, निकटता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, निरंतरता की पूर्ति का सिद्धांत, ये सारे गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की थ्योरीज हैं। इसीलिए माय डियर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के संवेदी ग्राहकों द्वारा, शरीर के संवेदी ग्राहक यानी संवेदनाओं द्वारा, संवेदी ग्राहक यानी संवेदनाओं द्वारा प्राप्त प्रारंभिक सूचना कहलाती है। बताओ सबसे पहली सूचना क्या कहलाती है, आपको तो पता है। संवेदी ग्राहक द्वारा यानी द इनिशियल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द सेंसरी रिसेप्टर्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, यू नो वेरी वेल। सबसे पहले कांटा चुभते ही पैर में कांटा लगा है और मस्तिष्क के पास तुरंत सूचना आई, पैर में चुभा कांटा और सूचना कहां पर आई, मस्तिष्क में। तो यहां पर ये जो किससे आता है, आपकी सेंसेशन से आता है। किससे आता है, हमेशा सेंसेशन से आता है, याद रखना। अभी कुछ देर पहले ही ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर माय डियर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समस्या समाधान में सहायक चिंतन नहीं है। बताओ समस्या समाधान में सहायक चिंतन, थिंकिंग हेल्पफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट, बताइए अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, स्वैलीन चिंतन या सर्जनात्मक चिंतन। समस्या समाधान में कौन सा हेल्पफुल नहीं है माय डियर। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है ना, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए,
प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपको स्वैलीन चिंतन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्वैलीन चिंतन होता है अपने आप में डूबे रहना, अपने आप में डूबे रहना। और अगर आप अपने आप में डूबे रहे, खोए रहे, खुद में खोए रहे, एकाकी बने रहे, एकांत प्रिय बने रहे, तो आप किसी समस्या का समाधान कर पाओगे? इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। इट मींस यहां पर अपसारी चिंतन समस्या समाधान के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अभिसारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अपसारी में तो हम कहते हैं एक समस्या के अनेक समाधान, एक समस्या के अनेक समाधान। अभिसारी में हम कहते हैं अनेक समस्याओं का एक समाधान। वहां पर एक समस्या के अनेक समाधान थे, यहां अनेक समस्याओं का एक समाधान है। यहां समस्या एक है, यहां समाधान एक है। यहां समाधान अनेक है, यहां समाधान एक है। दिस द डिफरेंस। और सृजनात्मक चिंतन, जो इसका संबंध भी अपसारी चिंतन से होता है, ठीक है। लेकिन स्वैलीन चिंतन किसी भी कंडीशन में सेल्फ कंटेम्पलेटिंग, या इसको कहते हैं ऑटिस्टिक थिंकिंग भी कहा जाता है माय डियर। और ये ऑटिस्टिक थिंकिंग, स्वैलीन चिंतन अपने आप में डूबे, यानी एकाकी व्यक्ति समस्याओं को अच्छे से, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं कर सकते, है ना, जो खोए रहते हैं अपने आप में, सपनों के सागर में डूबे रहते हैं। तो क्या सपनों से, विचारों से, कल्पनाओं से समस्याओं का समाधान हो सकता है? इम्पॉसिबल, नहीं होता है, ठीक है ना। तो स्वैलीन चिंतन समस्या समाधान में सहायक चिंतन कभी भी नहीं हो सकता है। यह भी गजब का प्रश्न है, इसको भी आपको मोस्ट लगा लेना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है ना माय डियर। चलिए, तो राइट आंसर क्या हुआ हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टुकमैन, एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं टुकमैन, जिन्होंने 1975 के अनुसार मानसिक आयु, मेंटल एज का निर्धारण किया जाता है। यानी अकॉर्डिंग टू टुकमैन 1975 मेंटल एज इज डिटरमाइंड बाय। भाई मेंटल एज, मानसिक आयु होती क्या है? मेंटल एज, मानसिक आयु होती क्या है? सबसे पहले ये वर्ड दिया था 1908 में दिया था। किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था माय डियर। ये अल्फ्रेड बिने बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता, द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इज कॉल्ड अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिनेट, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे माय डियर, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और मेंटल एज, अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी मानसिक आयु क्या है, तो आप किसी भी कंडीशन में, कोई भी स्टूडेंट नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि बेटा मेंटल एज तभी निकाली जा सकती है, मेंटल एज को हम तभी जान सकते हैं जब हम किसी बालक की मेंटल एज पूछनी है या हमारी मेंटल एज का पता करना है, तो हमारा कंपैरिजन जब किसी हमारे जैसे इक्वल व्यक्तित्व से किया जाए। अगर मेरा कंपैरिजन किसी दूसरे व्यक्ति से किया जाएगा तो मेरी मेंटल एज पता लगेगी। भाई एक 10 साल का बच्चा, एक 10 साल का बालक, यहां पर अगर 12 साल के बच्चे से उसका कंपैरिजन किया जाए तो उसकी मेंटल एज क्या होगी? तो 10 साल के बच्चे की 12 साल हो जाएगी और 12 साल वाले बच्चे की मेंटल एज 10 साल हो जाएगी। तो ऐसे कंपैरिजन, एक बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु, दूसरे बच्चे की मेंटल एज होती है, ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कम या तैथिक आयु के औसत निष्पादन के साथ तुलना करना, बिल्कुल 100%, ठीक है ना। बाय कंपेयरिंग इट विद द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ मोर और लेस लॉजिस्टिक एज, ये इसका बेस्ट और राइट आंसर हो जाएगा जो टुकमैन ने बताया है। इसीलिए सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनर के अनुसार मस्तिष्कीय क्षति के कारण बुद्धि क्षतिग्रस्त हो सकती है, उसका असर बताइए। अकॉर्डिंग टू गार्डनर, ड्यू टू ब्रेन डैमेज द इंटेलेक्ट कैन बी डैमेज्ड, इट्स इफेक्ट सभी पर पड़ता है, सभी पर नहीं पड़ता है, सामूहिक रूप से पड़ता है, कोई नहीं। माय डियर, गार्डनर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, देखिएगा, गार्डनर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो बुद्धि के 1983 में गार्डनर ऐसे व्यक्ति हैं जो 1983 में यहां पर एक पुस्तक लिखते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस, फ्रेम्स ऑफ द माइंड, मल्टीपल इंटेलिजेंस, फ्रेम्स ऑफ माइंड, मल्टीपल इंटेलिजेंस।
ये इनकी पुस्तक थी, बहुत फेमस बुक हुई माय डियर। और इस पुस्तक को 1983 में इन्होंने लिखा। इसमें इन्होंने बताया कि बुद्धि के 7 फ्रेम होते हैं। कितने फ्रेम्स होते हैं? 7 फ्रेम्स होते हैं। 7 फ्रेम्स होते हैं। तो ये 7 फ्रेम जो होते हैं ये फ्रेम्स या टाइप्स होते हैं, ऐसा बताते हैं, टाइप्स और फ्रेम्स होते हैं। तो ये सब अलग अलग होते हैं, सेपरेट सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं, ऐसा इनका मानना है। क्या मानना है? कि एक दूसरे से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। यानी अगर किसी कारण आपके मस्तिष्क में चोट लग गई, ठीक है, तो ऐसा गार्डनर कहते हैं कि चोट लगने के कारण जिस भाग में चोट लगी है सिर्फ वही बुद्धि का फ्रेम क्षतिग्रस्त होगा, बाकी नहीं होते, बाकी नहीं होते। इसका एकमात्र व्यक्ति है, ऐसा बताते हैं कि जिस पार्ट को क्षति पहुंची है, जो पार्ट डैमेज हुआ है, सिर्फ वही डैमेज्ड माना जाएगा, बाकी नहीं माने जाएंगे। ऐसा कहना है किसका? यहां पर हार्वर्ड गार्डनर का। इसीलिए सभी पर मस्तिष्कीय क्षति का प्रभाव नहीं पड़ता है माय डियर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही खतरनाक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही खतरनाक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन ये रहा, बालक की अस्पष्ट, असंरचित, अर्ध संरचित तथा अस्पष्ट अर्थ वाले उद्दीपक सामने रखने पर उनकी व्याख्या हेतु महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बताओ। द चाइल्ड हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले व्हेन ही इज एक्सपोज्ड टू वेग, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड एम्बिग्युअस मीनिंग स्टिमुलाई। बताओ, अचेतन, चेतन, अर्धचेतन या सभी? क्या राइट आंसर होगा? व्हाट्स द राइट एंड परफेक्ट आंसर? भाई अस्पष्ट होंगे तो अचेतन से संबंधित हो गए, असंरचित होंगे तो अचेतन हो गया, अर्ध संरचित हो गया तो अचेतन हो गया, फिर अस्पष्ट अर्थ। भाई अस्पष्ट अर्थ तो अचेतन का होगा ना, निश्चित रूप से, क्योंकि वो आपकी कल्पनाशीलता है, वो आपकी वैचारिकता है, वो आपका स्वप्न है, वो आपकी बिल्कुल छिपी हुई भाषा है, ठीक है ना, वो आपका छिपा हुआ कॉन्सेप्ट है। इसीलिए इसका बेस्ट और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। इस अचेतन के प्रबल समर्थक कौन है? सिगमंड फ्रायड है माय डियर, सिगमंड फ्रायड है, ध्यान रखना, सिगमंड फ्रायड है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो गया ए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहार परक विश्लेषण विधि नहीं है? बड़ा ही गजब का प्रश्न है भाई। व्यक्तित्व मापन की विधियां यहां पर मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है स्व प्रतिवेदक, सेल्फ रिपोर्ट, स्व प्रतिवेदक जिसको कहते हैं सेल्फ रिपोर्ट। दूसरी होती है व्यवहार परक यानी बिहेवियर, और तीसरी होती है आपकी, तीसरी कौन सी होती है? यहां पर प्रक्षेपी, प्रोजेक्टिव, प्रोजेक्टिव, बिहेवियर एंड सेल्फ रिपोर्ट, ठीक है ना। तो व्यवहार परक कौन सी है? देखो, ये स्थिति परक, प्रेक्षण, रोरसा, साक्षात्कार, ये स्थिति परक परीक्षण, साक्षात्कार परीक्षण, प्रेक्षण, रोरसा परीक्षण। आपसे पूछा है व्यवहार परक विश्लेषण विधि कौन सी नहीं है? माय डियर, ये रोरसा परीक्षण प्रोजेक्टिव है, ये प्रक्षेपी है, ये प्रक्षेपी है, और बाकी ये तीनों की तीनों जो हैं ये व्यवहार परक विश्लेषण विधियां हैं। ये व्यवहार परक विश्लेषण विधियां हैं व्यक्तित्व मापन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिहेवियरल एनालिसिस मेथड ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट? तो ये तीनों तो हैं, कौन सी नहीं है? रोरसा, हरमन रोरसा ने 1921 में ये विधि दी थी जिसको कहते हैं IBT, इंक ब्लॉक टेस्ट, ठीक है ना। शाही धब्बा परीक्षण, हरमन रोरसा की शाही धब्बा परीक्षण। ये हरमन रोरसा स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे माय डियर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, बिकॉज ऑफ ये प्रोजेक्टिव मेथड है और बाकी तीनों बिहेवियरल पर्सनैलिटी मेजरमेंट टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपरिचित स्थिति में प्रवेश करने के भय से ग्रसित दुर्भीति। गजब का क्वेश्चन है। द फोबिया, ये फोबियाज में पूछा गया। फोबिया अफ्लिक्टेड बाय द फियर ऑफ एंटरिंग एन अनफेमिलियर सिचुएशन इज।
अपरिचित स्थिति में जब व्यक्ति उसको भय लगता है तो किससे, उसको यहां पर साइकोलॉजी में कहते हैं रिवर्सल। क्या कहते हैं, विवृति भीति कहते हैं माय डियर। क्या कहते हैं, विवृति भीति। यहां पर समाज में जाने से डर लगता है, लोगों के सामने जाने से डर लगता है, वो सामाजिक दुर्भीति है, वो सामाजिक दुर्भीति है। भीड़ में जाने से डर लगता है, उसे ऑक्लोफोबिया कहते हैं, ठीक है ना। और क्लाउस्ट्रोफोबिया यहां पर बिल्कुल एक यहां पर सुनसान जगह पर जाने को कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत पूछा है, डेमोक्रेटिक थ्योरी, विद्यालय प्रबंधन का। द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट इज, बताओ प्रजातांत्रिक, प्रजातंत्र में क्या होता है भाई, प्रजातंत्र में, अरे भाई प्रजातंत्र को हम और किस नाम से जान सकते हैं, लोकतंत्र कह सकते हैं, जनतंत्र कह सकते हैं, प्रजातंत्र कह सकते हैं, लोकतंत्र कह सकते हैं, जनतंत्र कह सकते हैं, प्रजातंत्र कह सकते हैं। और इसका मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा, जनता द्वारा। अब इसमें जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, तो व्यक्तिगत एक का तो हो ही नहीं सकता, एक तंत्रीय एक भी नहीं हो सकता, निर्णय की दृढ़ता भी नहीं हो सकता, तो सहभागी जिसमें सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिसमें पार्टिसिपेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, यानी सबका उसमें कंट्रीब्यूशन हो, रोल हो, उसे कहते हैं सहभागी उत्तरदायित्व। क्या कहते हैं, पार्टिसिपेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सहभागी उत्तरदायित्व कहते हैं। इट मींस राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर्स, ए इसका परफेक्ट और राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के व्यापक मूल्यांकन में शामिल नहीं है, व्यापक मूल्यांकन में कौन शामिल नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स डज नॉट इंक्लूड। माय डियर, व्यापक मूल्यांकन सतत और समग्र, जिसे हम लोग CCE कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, शैक्षिक क्षेत्र, यहां शैक्षिक क्षेत्र शामिल होता है, व्यक्तिगत और सामाजिक गुण या अभिवृत्ति और अभिरुचि मूल्य। माय डियर नहीं, यहां पर बालकों का ये तीनों ही शामिल नहीं होते, इसीलिए आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, डी हो जाएगा। क्योंकि सतत और समग्र मूल्यांकन में बालकों की जो भी अधिगम शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया संबंधी मूल्यांकन किया जाता है, उनकी यहां पर उनकी जो भी प्रतिभाशीलता है उसका पता लगाया जाता है, उन्होंने क्या सीखा, क्या कमी रही, उसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, कहीं लर्निंग गैप्स तो नहीं है, उन सब के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, इसीलिए डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक अच्छी शिक्षण विधि कौन सी होगी, एक गुड टीचिंग मेथड इज, बताओ एक अच्छी शिक्षण विधि की क्या विशेषता होती है ना, जो छात्रों की समस्याओं को हल करे, जो विषय वस्तु को स्पष्ट करे, बिल्कुल 100% दैट एक्सप्लेन्स द सब्जेक्ट मैटर। 100% शिक्षण विधि का काम ही विषय वस्तु को अच्छे से स्पष्ट करना है ना, क्लैरिफाई करना है। शिक्षण विधि भाई समस्याओं का समाधान तो आप बिना शिक्षण विधियों के भी तो कर सकते हो, लेकिन यहां पर क्यों पूछा है कि यहां पर अच्छी शिक्षण विधि किसी ना किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए यूज की जाती है। जैसे मैं आपको समझाने के लिए लेक्चर मेथड यूज कर रहा हूं, छोटे बच्चों के लिए हम प्लेवे मेथड यूज करते हैं, ताकि हम जो समझाना चाहते हैं उसको समझा दें उस पर्टिकुलर टीचिंग मेथड के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ दैट टीचिंग मेथड। इसीलिए इसका राइट आंसर हमेशा बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से गृह कार्य संशोधन की विधि क्या है ना, गृह कार्य संशोधन की विधि। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ होमवर्क रिवीजन। बताओ गृह कार्य संशोधन को हम कैसे कर सकते हैं, यानी बिल्कुल गृह कार्य जो भी आपका होमवर्क है उसमें कैसे चेंज किया जा सकता है। क्या उसमें टीचर चेंज कर सकता है, बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। क्या छात्र खुद भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या परस्पर छात्रों के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। क्या सभी, बिल्कुल 100% डी आंसर राइट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा माय डियर? डी। रिवीजन बाय द टीचर, मॉडिफिकेशन बाय द स्टूडेंट्स, रिवीजन बाय द स्टूडेंट्स म्यूचुअली एंड ऑल। तो डी इसका राइट आंसर होगा। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 किस पर फोकस करता है, किस पर एम्फेसाइज करता है? बताओ। हमेशा याद रखना एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यहां पर करिकुलम जो शब्द है माय डियर, ये इंग्लिश का करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के क्यूरेरे से बना है, जिसका अभिप्राय दौड़ का मैदान है। यानी बालक दौड़ के मैदान में दौड़ता हुआ यानी एक्शन करता हुआ, एक्टिविटी करता हुआ, करके सीखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका करके सीखना। करके सीखने को सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है ना? तो लर्निंग बाय डूइंग पर सबसे ज्यादा फोकस करता है कौन? एनसीएफ 2005। इसको हमेशा के लिए खोपड़ी में इंसर्ट कर लो, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता रहता है एग्जाम्स में। ठीक है ना? नेक्स्ट, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। माय डियर, ये फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, इसका मतलब निर्माणात्मक मूल्यांकन का मतलब है अभी और निर्माण करना है, अभी और निर्माण करना है, अभी और निर्माण करना है, अभी और निर्माण करना है। तो मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि अभी आपको और कुछ करना है। तो ये कब किया जाता है? यानी शिक्षण के दौरान किया जाता है, मिड में किया जाता है, शिक्षण के दौरान किया जाएगा। ये बात ध्यान रखना। यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते पढ़ाते आपसे पूछ रहा हूं समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो, क्लियर है या नहीं है। ठीक है ना? तो ये यस नो, क्लियर है नहीं है, मैं यही तो पता करता हूं कि कहीं कोई लर्निंग गैप तो नहीं रह गया, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है, अभी और मुझे निर्माण करना बाकी है, अभी मुझे आप में और चेंज लाना बाकी है, मुझे आप में और सुधार करना बाकी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहां पर ग्रेड्स प्रदान करना। ग्रेड्स तो एंड में किए जाते हैं, ये नहीं होगा। ठीक है ना? छात्रों की समझ का पता लगाना, शिक्षण उद्देश्य कहां तक प्राप्त हुए का पता लगाना, ये तो एंड में किया जाता है। ठीक है ना? प्रगति का पता लगाना, प्रोग्रेस हुई या नहीं हुई। ठीक है ना? उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, यानी आपकी प्रगति का पता कर आपकी उपचारात्मक योजना का निर्माण करना, यानी बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर? डी इज द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर वॉल्टर ने बल दिया है। द हाईली स्किलफुल लर्निंग मेथड ऑन विच वॉल्टर हैज एम्फेसाइज्ड। ठीक है? ठीक है? तो अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर वॉल्टर ने बल दिया है। वॉल्टर, यहां पर अगर अपन वॉल्टर की बात करें और बांडुरा, ये दो लोग हैं, वॉल्टर एंड बांडुरा, ये इन दोनों की दोनों लोगों ने यहां आपके किस पर, ये अन्वेक्षण प्रक्रिया पर बल देते हैं, यानी यहां पर ये कहते हैं प्रक्षेपणात्मक अधिगम पर बल देते हैं, यानी सोशल लर्निंग को फोकस किया है इन्होंने। किसको फोकस किया माय डियर? सोशल लर्निंग को फोकस किया है। तो सामाजिक अधिगम पर बल किसने दिया है? यहां पर अल्बर्ट बांडुरा और वॉल्टर ने दिया है। और सामाजिक अधिगम का संबंध किससे होता है? अनुकरण से होता है। किससे होता है माय डियर? अनुकरण से होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हमें मिल जाता है अनुकरण, क्योंकि पुरस्कार और दंड पर बल स्किनर देते हैं माय डियर, ध्यान रखना है। तो आपका क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा इमिटेशन लर्निंग, अनुकरण द्वारा। क्योंकि बालक समाज में जैसा देखता है, नेगेटिव देखता है तो नेगेटिव सीखता है, पॉजिटिव दिखता है तो पॉजिटिव सीखता है, और फिर उसे क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, एसिमिलेट कर लेता है उस सीखे हुए ज्ञान और व्यवहार को, और फिर वापस जाकर के वो वहां पर अपना उस बिहेवियर को फिर से क्या करता है? रिप्ले करता है। ठीक है ना? अगेंस्ट सोसाइटी। तो इसीलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, मानसिक थकान, मेंटल फटीगिज क्या है ये?
ध्यान केंद्रित नहीं होना, अगर आपको मानसिक थकान हो जाए, अगर आप मेंटली थोड़ा सा परेशान हो जाएं कि आज आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली है, आप बहुत कुछ मेहनत कर चुके हो, इतना सारा लर्न कर लिया है और आप बिल्कुल फजल हो गए, आपके थोड़ा सा हेडेक भी होने लगा है, तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको हेडेक होने लग जाए तो फिर क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, आपका पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग पाएगा, आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल 100%। तो जब भी आपको मानसिक थकान होती है, मेंटली जब परेशान होते हैं, तो 100% ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, लैक ऑफ फोकस हो जाता है, ठीक है ना, लैक ऑफ अटेंशन हो जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि असामान्य व्यवहार नहीं होता, तेज खांसी नहीं आती, असंगत आवश्यकताएं जन्म नहीं लेती उस टाइम, ये सब गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा ये रहा, एक अध्यापक अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहता है, वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसे क्या नहीं करना चाहिए, बताइए क्या नहीं करना चाहिए। ए टीचर वॉन्ट्स टू अचीव द एबिलिटीज ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन ऑन हिज क्लास, व्हाट शुड ही नॉट टू डू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव्स, बताइए राइट आंसर क्या होगा माय डियर। विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षों से अलग करना, तनावी नियंत्रण करना सीखना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। कभी भी एक टीचर को, बीइंग ए टीचर, कभी भी एक टीचर को अपने बच्चों को चैलेंज नहीं करना चाहिए। तो यहां पर आप देखिएगा, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि विशेष ध्यान के लिए आप उनको उनके जो भी दोस्त हैं उनसे अलग कर दिया, वो ठीक है वहां तक, ठीक है। तनावी नियंत्रण करना, आपने उनके जो भी फ्रस्ट्रेशंस हैं, उनकी टेंशन्स हैं, उनको कंट्रोल करने का आपने उनको ट्रेनिंग दी, वो भी ठीक है, वहां तक भी ठीक है। लेकिन आपकी उनकी क्रिएटिविटी को अपग्रेड करने की बजाय आप उन्हें चैलेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चैलेंज एक टीचर को कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका सी हो जाएगा। बाकी तो गैर शैक्षणिक यानी बिल्कुल को करिकुलर जो भी एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं, उन एजुकेशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन के लिए बच्चों को आपको मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है ना, वो भी वहां तक भी ठीक है। बट ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि आप उनकी क्रिएटिविटी को अपग्रेड करने की बजाय, वहां पर इंप्रूव करने की बजाय आप उन्हें चैलेंज कर रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये कभी भी वहां पर बच्चों में जीनियसनेस को बढ़ावा देने के लिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो माय डियर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का हमारा ये रहा, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है, बताइए किसमें। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट इज, किसमें है, सीखने में, छात्रों के वर्गीकरण में, श्रेणी विभाजन में, प्रेरकों में। माय डियर, अगर आप वास्तव में आज की दुनिया में अगर आज की टीचिंग मेथोडोलॉजी की अपन बात करें तो मोस्ट जो प्रोमिनेंट इसका यूज होता है आपके परफॉर्मेंस टेस्ट का किस कारण से किया जाता है, आपकी परफॉर्मेंस क्या शो करती है। आपकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट को दूसरे से क्या करती है, क्लैरिफाई करती है, क्लासीफाई करती है, उसे अलग करती है, उसे आइसोलेट करती है निश्चित रूप से। तो मीन्स ये हुआ कि हम छात्रों के वर्गीकरण करने में, यानी यहां पर हम कह सकते हैं इन स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन के लिए हम परफॉर्मेंस टेस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं माय डियर, ये भी बहुत धमाकेदार प्रश्न है, इसको भी आप मोस्ट लगा लीजिएगा माय डियर, क्लियर है। तो छात्रों के वर्गीकरण में हम परफॉर्मेंस टेस्ट का यूज करते हैं आज अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजीज में, आज अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस में, क्लियर है माय डियर। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। तो आज का ये हमारा बहुत ही बेहतरीन सेशन था और इस सेशन को आपने बिल्कुल सभी दोस्तों को सभी ग्रुप्स में अच्छे से शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है मित्रों। और मैं अब आपसे चाहूंगा इजाजत। जो कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप बिल्कुल हमारे दिए गए नंबर्स पर, और मैंने भी आपको मेरे नंबर्स दे रखे हैं, आप अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप रिपीट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब आपसे चाहूंगा इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।